हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 6 स्टाफिंग के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने स्टाफिंग प्रोसेस तक कवर किया था। अब हम उसके आगे कवर करेंगे। ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। कि स्टाफिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन एक्सपेक्ट्स पे ये काम करते हैं, उसके बारे में। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। वो होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ठीक है। तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। अब हम बात करते हैं अपने पहले कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट है हमारा रिक्रूटमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को, कैंडिडेट्स को अपनी तरफ, अपनी जो जॉब पोजीशन खाली है, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसकी तरफ इंड्यूस करना, उन्हें अट्रैक्ट करना। ठीक है। ताकि वो जो है जॉब इंटरव्यू के लिए आए। ठीक है। और उनकी जब वो आए, सिलेक्ट हो, तो उनसे जो है जॉब पोजीशन, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, वो फिल हो। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट जॉब पोजीशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में हमारे जो वैकेंट जॉब पोजीशन है वो कैसे फिल होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हम लोग इंड्यूस करते हैं। ठीक है। उनको अट्रैक्ट करते हैं उन जॉब पोजीशन के लिए, ताकि उनके जान पहचान का जिसके पास वही क्वालिफिकेशन हो जो उस जॉब के लिए चाहिए, वो उसे हायर करवा सके। ठीक है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि उनको बताया जाता है, उनको इंड्यूस करा जाता है उस जॉब पोजीशन के लिए, ताकि उनके जान पहचान में अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास वही जॉब क्वालिफिकेशन हो, तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स में हमारे फिर वही आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्स की। इंटरनल सोर्स जो है वो कॉमन भी होता है और पॉपुलर भी होता है। ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरनल सोर्स से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। सेकंड है, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अब जो एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम उनसे पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि यस, ठीक है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी हमसे पूछा जा रहा है और हमें इंड्यूस करा जा रहा है उस जॉब के लिए। ठीक है। तो इससे क्या है, वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। थर्ड है, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ठीक है। बहुत कम इनके ट्रेनिंग पे बहुत ही कम पैसा लगता है। ठीक है। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज जो है उन्हें पहले से ही रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता होता है। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता होता है तो उनके जो उनकी वजह से जो एम्प्लॉयज आते हैं वो उन्हें भी वो बता देते हैं। तो इससे क्या है, जब वो उन रूल्स और रेगुलेशन से खुद ही फैमिलियर है, तो वो बाकी लोगों को भी इससे फैमिलियर करा देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। पहला है नो फ्रेश आइडियाज। कोई भी फ्रेश आइडियाज नहीं होते। जो वो नया एम्प्लॉय आएगा वो भी उसी, ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक एम्प्लॉय है। ठीक है। उसके पास वो जॉब क्वालिफिकेशन है जो उस जॉब के लिए चाहिए, तो वो क्या अपने उस जॉब से उठ के दूसरी जॉब पे जाना चाहे, ठीक है, तो वो वही आइडिया यूज करेगा जो वो पहले यूज करता आ रहा है। तो कोई भी फ्रेश आइडिया वो यूज नहीं करता। ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। सेकंड है लिमिटेड चॉइस। इसमें क्या है, एक ही इंसान को जानेगा ना कि भाई इसके पास एक ही यही क्वालिफिकेशन है, तो वो एक ही को लेके आएगा। तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी कि हम सबसे बेस्ट सिलेक्ट कर सकें। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास लिमिटेड चॉइस है। फिर है नॉट सुइटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई बनी है, उसमें कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है नहीं, अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं होगा तो वो इंड्यूस कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इंड्यूस कैसे, अगर वो इंड्यूस नहीं करेंगे तो वो और एम्प्लॉयज कहाँ से लाएंगे। तो किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुइटेबल नहीं है। और लास्ट इसका ड्रॉबैक है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है। अब आप लोग सोचोगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे रिड्यूस होती है। देखो, अब क्या है, ज़्यादा
ट्रांसफर्स नहीं होंगे, कभी कभार ही ट्रांसफर होंगे, तो उससे क्या है, लोग ये सोचेंगे अरे कभी कभार ही ट्रांसफर हो रहे हैं, या लगातार अगर किसी चीज़ के ट्रांसफर हो रहे हैं तो इम्प्लॉय सोचेगा कि एक ही कंपनी में क्यों करूं, बाकी जो दूसरी आएगी उसमें करूंगा, दूसरी कंपनी में सोचेगा कि तीसरी कंपनी में करूंगा। ठीक है, तो वो किसी भी कंपनी में अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। इसी वे में एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, अब इस इंटरनल सोर्स में क्या मेथड है, किन मेथड का यूज करके हम रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें दो मेथड दे रखे हैं हमारे, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे पहुंचा देना। ठीक है, उसी अथॉरिटी के लेवल पे, ठीक है, उसी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे जब हम एक इंसान को दूसरी जॉब पोजीशन दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, जैसे कि एक ही अथॉरिटी रही, क्लर्क ही रहा वो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो अकाउंट डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट की पोस्ट पे चला गया। ठीक है, तो ट्रांसफर होता है एक ही लेवल ऑफ अथॉरिटी पे, जब आपकी जॉब पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर। सेकंड हमारा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कि प्रमोशन का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब पोजीशन से एक हायर लेवल ऑफ पोजीशन दे देना। ठीक है, जैसे कि पहले क्लर्क था, उसके बाद अकाउंटेंट पोस्ट मिल गई उसे। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन। ट्रांसफर होता है वही अथॉरिटी रहेगी, क्लर्क ही रहेगा। ठीक है, अभी मान लो वीएस कंपनी में काम कर रहा है, दूसरे में गया तो जीएस कंपनी में काम कर रहा है, वीएस में भी क्लर्क था, जीएस में भी क्लर्क है, तो वो हो गया हमारा ट्रांसफर। प्रमोशन होता है हमारा, पहले क्लर्क था अब अकाउंटेंट बन गया, तो ये क्या हुआ, प्रमोशन। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने अपने इंटरनल सोर्स की। अब हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्स की। तो एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला इसका एडवांटेज है फ्रेश टैलेंट। देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के साथ जो है फ्रेश और न्यू टैलेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वाइडर चॉइस, अब लोग क्या है बाहर से आते हैं, बाहर से लोगों को इंड्यूस करा जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, और कुछ और एडवर्टाइज करके, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू, तो इन सब से तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिलेगी कि वो सबसे बेस्ट को चूज़ कर सके। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें चॉइस बहुत ज़्यादा मिल जाती है। क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का यूज़ करके मैनेजमेंट को एक क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन मिल जाता है। पर्सनल से मतलब है एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब कैंपस के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐसे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, और जिसके पास नई नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी तो वो उन्हीं को यूज करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो समय के साथ साथ चीजों को यूज करता जाएगा तो उससे क्या, उसकी कंपनी बढ़ेगी और क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसमें पैदा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीमेरिट की, कि ये इसका डीमेरिट क्या क्या है। पहली बात है मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। इसमें क्या, एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प लेते हैं तो एग्जिस्टिंग सोर्स को ये लगता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ये लगता है कि हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई हमारे पास कोई ऐसे एम्प्लॉय है या नहीं, तो मतलब उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो इस कंपनी के है ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनका मॉरल डाउन होता है। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, एम्प्लॉयज जो हैं, जो नए एम्प्लॉयज आते हैं उन्हें ये नहीं पता होता क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है, ये नहीं पता होता है, तो इससे क्या है, टर्नओवर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। अब देखो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वालों को अलग पैसा देंगे, जो एडवर्टाइजमेंट छाप रहा है उसे अलग पैसे देंगे, और टीवी वाले को अलग देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये इनको एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस, कि ये जो है लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं रिक्रूटमेंट के। तो पहली रिक्रूटमेंट का मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कभी कभार क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो कोई भी ऑफिस है, तो उसके गेट के बाहर लगा देते हैं कि भाई हमें, हमारे पास एक जॉब पोजीशन खाली है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गेट के बाहर चिपका देते हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जॉब, इस जॉब में, तो वो अपने इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। और ये वाला जो मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला मेथड है, ये जो है अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए बेटर माना जाता है। जैसे कोई पियून चाहिए, कोई स्वीपर चाहिए, तो इन सब के लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले मेथड को चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कैजुअल कॉलर,
इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक एप्लीकेशन फाइल होती है। जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो क्या है, एप्लीकेशन लिख के भेजते हैं। ठीक है, फिर ये जो एप्लीकेशन है वो यहीं मतलब इसी फाइल में पड़ी रहती है। आपको आपने कभी कभार देखा भी होगा कि ये जो एप्लीकेशंस होती है सुइटेबल कैंडिडेट्स की, वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, और इस फाइल को ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अब इस साल अगर वैकेंसी निकली, उन्होंने देख ली भाई ये जॉब चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो जिन लोगों की भी एप्लीकेशन आई थी वो ऐसी पड़ी रहती है। अगली साल अगर उन्हें किसी भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस एप्लीकेशन फाइल को खोलते हैं, उन एप्लीकेशंस वालों को के नाम देखते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देखते हैं, उसके बाद उन्हें कॉल करते हैं। ठीक है, जो भी उन्हें उस जॉब के लिए सूटेबल लगता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। तो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वैकेंट जॉब पोजीशन की एडवर्टाइजमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सिलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए ये एडवर्टाइजमेंट कराती है। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग आपको पता ही है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयज़ एक्सचेंजेस में क्या है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एक्सचेंज जो है वो एज अ मिडल मैन काम करता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स चाहिए और किन वर्कर्स को जॉब चाहिए उनके बीच में। ठीक है, ये जो जॉब सीकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने बायोडेटा को छोड़ देते हैं, अपनी डिटेल्स छोड़ देते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनके साथ। ठीक है, और जब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका बायोडेटा मंगाते हैं उस इंसान का, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं और उस हिसाब से वो सूटेबल कैंडिडेट उनकी तरफ भेजा जाता है। तो ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दोबारा करते हैं इसको। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एक्सचेंज जो है वो जॉब सीकर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एज अ मिडलमैन काम करता है जिनको वैकेंट जॉब पोजीशन की ज़रूरत होती है। ये जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने बायोडेटा और डिटेल्स को जो है छोड़कर अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ छोड़कर रख देते हैं। ठीक है, और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, जब वो इन सब के लिए अप्रोच करती हैं, तो सूटेबल कैंडिडेट्स उनके हिसाब से भेजा जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसमें क्या होता है, जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो एक नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो ये देखती है कि कितनी डिमांड है वर्कफोर्स की और कितनी सप्लाई उन्हें करनी है। ये एजेंसी जो है वो बायोडेटा इनवाइट करती हैं। ठीक है, और जैसे जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखती हैं और फिर उस हिसाब से सूटेबल कैंडिडेट्स को इन एजेंसीज के पास भेजती हैं। वैसे तो ये जनरल एजेंसीज जो होती हैं ना, ये सारे काम करने के लिए कि भाई इसका बायोडेटा लेके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देना, इन सब के लिए एक फ़ीस चार्ज कर दी है, जो कि फ़ीस हर एम्प्लॉयमेंट सीकर को देनी पड़ती है। ठीक है, आगे और बात करते हैं मेथड्स की। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं ताकि वो जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स को ले सके, और जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उस हिसाब से जो भी ये लोग लेके आ रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ ये लेके आ रहे हैं, उनको उसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसी तरह से उन लोगों को ढाल सकें। ठीक है, उसको मोल्ड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करती है ताकि वो जो है अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड और बाकी लोगों को जिनको वो जानते हैं उनको रिकमेंड करें ताकि वो जॉब पोजीशन जो है उनके हाथों में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के, जो भी हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं कि भाई आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, ऐसे कोई है आप जिसको जानते हैं जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, हमारे पास ये जॉब पोजीशन जो है वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग होते हैं जो जैसे गांव में जो लोग हैं या रूरल एरियाज में जो लेबर हैं उनके टच में रहते हैं। ठीक है, और जब भी कोई लेबर फैक्ट्री में मतलब किसी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये जो है गांव से इन लेबर्स को लेके आते हैं और इन बिजनेसमैन को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ठीक है, एक नया ट्रेंड चला एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो है
कि अलग अलग मतलब अलग अलग चैनल्स पे टेलीकास्ट कर देना, क्योंकि अलग अलग जॉब पोजीशन के रिगार्डिंग टेलीकास्ट कर देना। ये क्या है, जिस जॉब की भी रिक्वायरमेंट है उसको टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज जॉब को लेगा उसको भी ये लोग टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट मेथड है वेब पब्लिशिंग, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं, जिससे जो जॉब सीकर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और कंपनीज को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन से एम्प्लॉयज़ को जॉब जो है वो चाहिए। तो ये वेबसाइट जो हैं वो जॉब सीकर्स या फिर जो कंपनी है वो दोनों ही यूज़ करते हैं। और कुछ कॉमन वेबसाइट जैसे कि naukri.com, monster.com, इन सारी चीज़ पे आपको जॉब्स जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। इससे क्या है, जो जॉब सीकर्स हैं उनको पता चल जाता है कि कौन कौन सी जॉब खाली है, और जो कंपनियों से नहीं ये पता चल जाता है कि कौन कौन से जो वर्कर्स हैं किन किन को जॉब चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेथड है वो है सिलेक्शन, उस पे। सो नेक्स्ट मेथड हमारा है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम कह सकते हैं कि डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, के सबसे सुटेबल कैंडिडेट जो टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशन खाली होती है उसको फिल करने के लिए एक ऐसा सुटेबल कैंडिडेट जिसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन हो, वो सारा टैलेंट हो जो उस जॉब के लिए चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर होते हैं वो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो उन लोगों के लिए की जाती है, जैसे मान लो किसी ने एप्लीकेशन डाली कि भाई हमें जॉब चाहिए, तो पहले तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है कि उन लोगों को हटाना, उन लोगों की एप्लीकेशन को हटाना है जो उस जॉब के लिए अनक्वालिफाइड है, ठीक है। जो उस चीज़ के लिए मिसफिट हैं, फिट ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो हमारा क्या आ जाता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। सेकंड हमारा स्टेप जो आता है वो है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन करने के लिए कुछ टेस्ट को जो है उन एम्प्लॉयज़ को पूरा करना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिटन टेस्ट प्रेफर करती है ताकि वो जो है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है कैंडिडेट्स की वो फाइंड आउट कर सके। बेसिकली इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कंपनी जो है वो अपने खुद के बनाए हुए टेस्ट को ही कंडक्ट करती है, ठीक है। और उस बेसिस पे पता लगाती है कि वो जो एम्प्लॉय जो वो सिलेक्ट करने वाले हैं क्या वो उस जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है या नहीं। तो कौन कौन से उनके टेस्ट हैं वो हम बात करते हैं। अब पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। ये जो है एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसका यूज़ जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे आप जो है पर्सन की एबिलिटी देखते हो कि वो कितनी जल्दी जो है डिसीजन ले पाता है, कितनी जल्दी जो है वो जजमेंट कर पाता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो ये फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि नई जॉब को लर्न करने में, और कोई भी कैंडिडेट जो है वो नई जॉब को सीखने में कितनी जल्दी वो सीख पाएगा, उसकी क्या एबिलिटी है, कितनी जल्दी वो चीज़ को सीख पाएगा। उसके बाद है थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि उस कैंडिडेट का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ठीक है। टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, कि वो कैंडिडेट जो है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कहीं वो थोड़ा एटीट्यूड वाला तो नहीं है, उसकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है या नहीं है। इन सब को देखने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग स्किल के, इंडिविजुअल में क्या क्या एग्जिस्टिंग स्किल है उसको चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वो ये देखता है कि मतलब जो इंडिविजुअल हमारे पास जॉब के लिए आया है उसके पास पहले से ऑलरेडी क्या स्किल मौजूद है, वो इस टेस्ट के थ्रू वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट ये फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है वो किस तरह की जॉब करने के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। किस तरह की जॉब में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग इंटरेस्ट टेस्ट को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब ये सारे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है, सिलेक्शन टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कैंडिडेट्स जो होते हैं जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया जाता है उन्हें इंटरव्यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू को करने के लिए एक्सपर्ट्स की कुछ टीम बुलाई जाती है, ठीक है।
और फिर वो कंसल्टेंट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि उस एम्प्लॉयर में जो भी आ रहा है उसमें ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं। अब ये जो स्पेशलिस्ट जो इंटरव्यू लेते हैं इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। देखो, रिटन टेस्ट से बढ़िया इंटरव्यू लेने में फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरव्यू से पता चल जाता है कि सामने वाले में जो है गट्स है या नहीं है, ठीक है, वो जो है आगे कुछ काम कर सकता है या नहीं, किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है या नहीं है, तो वो जो है इसके इंटरव्यू से पता लग पाता है। क्योंकि रिटन टेस्ट तो कोई भी देता है, ठीक है, लेकिन हमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हम इन इंटरव्यू से चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। अब जब एम्प्लॉयमेंट के लिए उस एम्प्लॉय का इंटरव्यू हो जाता है तो वो जो है किसी दो लोगों का रेफरेंस जो है वो देता है। जैसे आपने इंग्लिश की जॉब एप्लीकेशन में भी देखा होगा, दो लोगों का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो जो है किसी दो लोगों का रेफरेंस देता है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट ने दी है, तो जो ये लोग होते हैं ना मैनेजमेंट वगैरह वाले, ये लोग क्या है उस रेफरेंस, जो जिन दो लोगों का भी इस कैंडिडेट ने रेफरेंस दिया होता है उनसे क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस कैंडिडेट ने दी है वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब वो कैंडिडेट जो इन टेस्ट को, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक को पास कर लेते हैं, उन्हें सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है, और फिर मैनेजर जो है सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो है लिस्ट में से उसे चूज करता है। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले कैंडिडेट सिलेक्ट ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए हुए होते हैं उनको मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने खुद के डॉक्टर्स को ही अपॉइंट कर लेती हैं टेस्ट कराने के लिए, ठीक है, और कुछ जो हैं वो हॉस्पिटल्स के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि भाई हम जो है इतने लोगों को भेजेंगे, आपको उनका मेडिकल टेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है जॉब ऑफर। उसके बाद क्या होता है, जो एप्लीकेंट्स इस मेडिकल टेस्ट को भी क्लियर कर लेता है उसको जॉब ऑफर दे दिया जाता है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद इस लेटर में जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स, कंडीशंस, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। जनरली एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है कैंडिडेट को कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइम पे ज्वाइन करना है, ठीक है। यूँ नहीं कि भाई आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो कल ही चले जाओ, एक डेट मेंशन होती है कि कब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। When candidate accept the job offer, it refer to signing of contract of employment। ठीक है, जब कैंडिडेट जो है उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करते वक्त जो एम्प्लॉयर है और जो कैंडिडेट है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट होते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, वो होते हैं जैसे कि जॉब टाइटल, ड्यूटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे करनी पड़ेगी, कितनी पे मिलेगी, कितनी अलायंस है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। लीव रूल्स के, लीव अगर आपको चाहिए तो क्या क्या रूल्स है, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रोबेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, हो गई होगी ये 21 मिनट्स की, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थर्ड पार्ट ट्रेनिंग नहीं कराया है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। So guys, if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.